सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के चौथे पार्ट को। आप सभी को पता है कि हम आपकी राजन सीरीज को कंप्लीट करा रहे हैं। ऑलरेडी हमने बहुविकल्पीय क्वेश्चंस की 3 वीडियोस बना दी, यानी कि 3 पार्ट बना दिया है। आज हम चौथा पार्ट आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हमने सभी विषयों का प्लेलिस्ट बना दिया है। आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके पहले की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी फर्स्ट पेपर के प्लेलिस्ट में। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 151 है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या फिर विद्यालय? दोस्तों, जो आदर्शवाद है, आदर्शवाद में शिक्षक को ही सब कुछ माना जाता है, यानी कि जो शिक्षक कहेंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग बच्चों को कार्य करना पड़ेगा। एक तरीके से आप समझ सकते हैं वैदिक कालीन शिक्षा की तरह ही आदर्शवाद की शिक्षा भी थी। इसमें नैतिकता पर अधिक जोर दिया जाता था। इसके अलावा ये शिक्षा आध्यात्म से बहुत जुड़ी हुई थी। यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना बताया गया है दोस्तों। इसलिए आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु शिक्षक है। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों, अगर आज हम बात करें आज के समय की, तो आज के समय की जो शिक्षा है जिसे हम प्रगतिवादी या प्रयोजनवादी शिक्षा कहते हैं, इसमें बालक केंद्र बिंदु माना जाता है। तो आप याद रखिएगा, अगर आज की शिक्षा पूछेगा आधुनिक समय की या फिर प्रयोजनवाद की शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु कौन है, तो बालक है। लेकिन अगर आदर्शवाद के अनुसार पूछेगा तो राइट आंसर शिक्षक होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं। निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है? सुकरात, प्लेटो, हीगल या फिर जॉन ड्यूवी? दोस्तों, सुकरात, प्लेटो, हीगल ये सभी आदर्शवाद को मानने वाले थे, लेकिन जॉन ड्यूवी प्रयोजनवाद को मानने वाले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 153 है, निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है? सुकरात, प्लेटो, हार्न या फिर स्पेंसर? दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन द स्पेंसर। स्पेंसर क्या है? प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 154 है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? दमनात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन या फिर सामाजिक अनुशासन? दोस्तों, प्रकृतिवादी शिक्षा में बच्चे को बिल्कुल मुक्त छोड़ देने की बात होती है, उसको बिल्कुल फ्री छोड़ देना है। प्रकृति ही उसे शिक्षा देगी, प्रकृति ही अगर उसे चाहेगी तो दंड देगी। तो ये सभी चीजें प्रकृतिवाद में बताई गई है। तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ब, मुक्त्यात्मक अनुशासन, यानी कि बच्चे के ऊपर अनुशासन रहे लेकिन वो मुक्त अनुशासन रहे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 155 है, विद्यालय को समाज का लघु रूप कौन मानते हैं? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी, मानववादी? दोस्तों, जो विद्यालय होता है वो एक परिवार की तरह होता है, क्योंकि उसमें टीचर्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग स्कूल में काम करने के लिए भी होते हैं, अदर जैसे सफाई का काम हुआ, और भी बहुत सारे काम होते हैं स्कूल में। इसके अलावा दोस्तों, बच्चे होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बच्चे होते हैं। और एक चीज है, हमारे देश में जरूरी नहीं कि सब लोग एक ही जाति के धर्म के हो, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के बच्चे सब एक ही स्कूल में आकर के पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से अगर आप देखोगे तो समाज के हर वर्ग के लोग मिलेंगे आपको, हर एक धर्म के लोग मिलेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों, जो विद्यालय होता है ये होता है समाज का लघु रूप। तो इसे किसने माना है? प्रयोजनवाद ने माना है। ऑप्शन सा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 156 है, विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज या फिर वेदांत समाज? दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन ब, रामकृष्ण मिशन। विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 157 है, ये तो आप सभी को पता होगा क्योंकि टैगोर जी की सबसे फेमस बुक यही है ही। टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी हिंद स्वराज, गीतांजलि, शिक्षा दर्शन या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ब, गीतांजलि। और गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। आप सभी को पता है साहित्य का नोबेल पुरस्कार हमारे देश में टैगोर जी के द्वारा ही लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 158 है, गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कहलाती थी नई तालीम, बुनियादी शिक्षा, मूल शिक्षा या फिर उपयुक्त सभी? गांधी जी ने कौन सी शिक्षा को जन्म दिया था? आप सभी को पता है बुनियादी शिक्षा के जनक कहे जाते हैं या बेसिक शिक्षा के जनक कहे जाते हैं।
गांधी जी याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 159 है, बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे महात्मा गांधी, गिजू भाई विवेकानंद या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर है ऑप्शन ब, गिजू भाई बधेका। क्वेश्चन नंबर 160 है, प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया? प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि, व्याख्यान विधि या फिर प्रयोगात्मक विधि। दोस्तों, संवाद विधि के जनक हैं प्लेटो, प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात है। तो यहाँ पर प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण का या किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, संवाद विधि। क्वेश्चन नंबर 161 है, प्लेटो ने अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया? दंडात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन या फिर कोई नहीं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। मुक्त्यात्मक अनुशासन का समर्थन कौन करता है? अभी आपने देखा है, मुक्त्यात्मक अनुशासन का समर्थन प्रकृतिवाद करता है। तो आपको बताना है कि प्लेटो के रूप में प्लेटो ने किसका समर्थन किया? प्लेटो ने अनुशासन के रूप में किसका समर्थन किया है? दंडात्मक अनुशासन का या फिर प्रभावात्मक अनुशासन का? और आप सभी लोगों को पता है कि प्लेटो आदर्शवाद को मानने वाले थे, तो आदर्शवाद के अनुसार दंडात्मक अनुशासन होना चाहिए या फिर प्रभावात्मक अनुशासन होना चाहिए। तो प्लेटो के अनुसार दंडात्मक अनुशासन होना चाहिए या फिर प्रभावात्मक अनुशासन होना चाहिए। इसका आंसर आप लोगों को देना है। ऑप्शन आ सही है कि ऑप्शन ब? आप लोग अधिक से अधिक लोग कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में ही आपको इसका हम आंसर भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 162 है, नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। यह किसने कहा है? रेमंड ने, टीपी नन ने, बालकृष्ण जोशी ने या फिर रॉस ने। दोस्तों, अभी आपने देखा है विद्यालय को समाज का लघु रूप बताया गया है प्रयोजनवाद में। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो कथन है ये कहा गया है टीपी नन के द्वारा। ऑप्शन ब बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 163 है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? फ्रेंच, जर्मन, लैटिन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, लैटिन। क्वेश्चन नंबर 164 है, विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना है। सत्य है या फिर असत्य है? दोस्तों, विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना है। ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि विद्यालय का औपचारिक कार्य होता है चरित्र निर्माण करना और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना। क्योंकि विद्यालय में बच्चा जाता ही इसीलिए है कि वो एक योग्य नागरिक बन सके, उसके अंदर सभी स्वतंत्रता की भावनाएं आ सकें। दोस्तों, विद्यालय जो होता है ये औपचारिक शिक्षा का केंद्र होता है, अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र नहीं होता है। तो दोस्तों, जो विद्यालय होता है इसका सबसे पहला कार्य होता है चरित्र का निर्माण करना, बच्चे को आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना, इसके अलावा बच्चे को एक योग्य नागरिक बनाना। तो इसलिए ये सब विद्यालय के औपचारिक कार्य होते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यालय का अनौपचारिक कार्य, जो कि यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बा यहाँ पर देखिए असत्य दिया हुआ है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से विद्यालय कौन कौन प्रकार के कार्य संपादित करता है? संरक्षण कार्य, प्रगतिशील कार्य, निष्पक्ष कार्य या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों, जो विद्यालय होता है, विद्यालय में बच्चों को संरक्षण भी मिलता है, बच्चों से प्रगतिशील कार्य भी कराए जाते हैं, बच्चों से निष्पक्ष होकर के कार्य कराया जाता है, किसी के पक्ष में टीचर नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर ये सभी चीजें स्कूल के लिए बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी कार्य बच्चों से कराए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 है, किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है। यह कथन किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन का, बालकृष्ण जोशी का, ब्रैडले का या फिर नन का। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं होती है, बल्कि कहां से होती है? विद्यालय से होती है। तो ये जो विद्यालय यहाँ पर लिखा हुआ है ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। किसने कही है? डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है किसी भी राष्ट्र की उन्नति तभी होती है जब वहां के विद्यालय अच्छे होते हैं, वहां के बच्चे पढ़ते हैं, वहां की विद्यालय शिक्षा सबसे अच्छी होती है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति यहाँ विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं होती है। जब वहां पर कार्य करने वाले लोग कुशल रहेंगे, विधानसभा में जो बैठने वाले लोग रहेंगे पढ़े लिखे और
समझदार रहेंगे, व्यवसायों में कार्य करने वाले लोग जब पढ़ लिख करके योग्य बन करके जाएंगे तो वो अपने व्यवसाय को और आगे ले जाएंगे। सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी लागू होती है। जब इंसान पढ़ लिख करके बेहतर इंसान बन के जाएगा कारखाने में तो उसको भी आगे ले जाएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए कि वहां के जो विद्यालय हो, जो शिक्षा है, सबसे अधिक ध्यान हमें शिक्षा पर देना है। तो ये बहुत बड़ी बात कही थी डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने। और इन्हीं इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग क्या मनाते हैं? हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन आ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 167 है, विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है। यहाँ पर कहा गया है घर से भी शिक्षा का उत्तम स्थान क्या है? विद्यालय है। विद्यालय को क्यों घर से उत्तम बताया गया है? आप सभी लोगों को पता है कि जो विद्यालय होता है, क्यों विद्यालय, बच्चे तो घर पे भी पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन विद्यालय जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? विद्यालय में बच्चा सिर्फ और सिर्फ वहां पर जाकर के केवल पढ़ाई ही नहीं करता है बल्कि वो वहां पर जाकर के बहुत सारी चीजें सीखता है, जैसे कि टीम वर्क करना। टीम वर्क करने का मतलब क्या है कि बच्चे समूह में खेलते हैं, समूह में ही टिफिन करते हैं, समूह में ही वो बहुत सारे ग्रुप में कार्य भी उनको टीचर्स देते हैं। तो इस तरीके से एक समूह की भावना आती है, मित्रता की भावना आती है, एक तरीके से एक दूसरे में एकता की, यूनिटी की भावना आती है। तो ये सभी चीजें बच्चा स्कूल में जाकर के ही सीखता है। तो इसलिए विद्यालय को घर से उत्तम स्थान माना जाता है शिक्षा के लिए। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। और अगर अगर घर पर ही बच्चा सब कुछ पढ़ लेता तो विद्यालय की आवश्यकता ही आज क्यों होती? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 168 है, राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन, व्यावसायिक साधन या फिर अव्यावसायिक साधन? दोस्तों, राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। ठीक है, औपचारिक साधन कौन है? विद्यालय है, आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर आ दिया हुआ है लेकिन राइट आंसर है ऑप्शन ब, अनौपचारिक साधन है। क्वेश्चन नंबर 169 है, निम्न में से राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं? विद्यालयों की स्थापना करना, शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना, निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना या फिर उपयुक्त सभी? ये सभी चीजें बिल्कुल राइट आंसर है ये, क्योंकि ये सभी चीजें राज्य के ही कार्य हैं। विद्यालयों की स्थापना, शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना ताकि जो जनसंख्या है वो पढ़ सके, इसके अलावा निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है हमारे देश में 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो इसी के लिए यहाँ पर ये सभी ऑप्शंस क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 170 है, राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जो आर्टिकल 21A है यानी कि अनुच्छेद 21 उसमें लिखा हुआ है कि राज्य ही बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। किस वर्ष तक के बालकों की? 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा का प्रबंध करना और उन्हें शिक्षा दिलाना ये राज्य का ही कर्तव्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन बा। यहाँ पर लिखा है कोई संबंध ही नहीं है, तो इस वजह से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 171 है, देश में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य है। सत्य है या फिर असत्य है? राइट आंसर है ऑप्शन आ, सत्य है। देश में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना ये भी राज्य के परम कर्तव्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 172 है, प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है। सत्य या फिर असत्य? दोस्तों, प्लेटो आप सभी को पता है ये आदर्शवाद को मानने वाले थे और ये एक दार्शनिक थे, तो इन्होंने दार्शनिक शासन की ही कल्पना की है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, सत्य। क्वेश्चन नंबर 173 है, निम्न में से कौन सी रचना रूसो की नहीं है? द लॉज, द न्यू हेलायस, एमिल या फिर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? दोस्तों, इसमें द न्यू हेलायस, एमिल और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये तीनों ही रूसो की रचनाएं हैं और ये द लॉज यहाँ पर रूसो की रचना नहीं है ये, तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। द लॉज ये प्लेटो की रचना है, तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही है, ये यहाँ पर रूसो की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 174 है, रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या फिर यथार्थवादी? दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन बा, प्रकृतिवादी, क्योंकि रूसो प्रकृतिवाद के सबसे प्रबल समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 175 है, ड्यूबी के अनुसार शिक्षक है एक बाधा, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, एक आदर्श या फिर विषय विशेषज्ञ? जॉन ड्यूबी के अनुसार, क्योंकि ये प्रयोजनवाद को मानने वाले थे, तो प्रयोजनवादी जो शिक्षक होता है उसको एक तरीके से
प्रयोजनवादी शिक्षक को एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता मानते थे। क्यों? क्योंकि जो शिक्षक होता है वो एक तरीके से मार्गदर्शक का काम करता है। मार्गदर्शक के साथ ही साथ व्यक्ति को हर तरीके से उसके जीवन में गाइड करता है, उसे एक अच्छी शिक्षा देने के साथ ही साथ उसके एक तरीके से अगर आज देखा जाए तो शिक्षक और जो छात्र होते हैं उनकी जो बॉन्डिंग होती है बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह हो गई है। तो कहीं न कहीं जो शिक्षक होता है वो एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होता है, क्योंकि शिक्षक ही क्या करता है, बच्चे के जीवन को एक नई दिशा देता है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रयोजनवाद के अनुसार या फिर जॉन ड्यूबी के अनुसार जो शिक्षक होता है वो सामाजिक मनोवैज्ञानिक एक आवश्यकता होता है हर एक बच्चे के लिए। क्वेश्चन नंबर 176 है, निम्नलिखित में से कौन सी ड्यूबी की रचना नहीं है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हाउ वी थिंक, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन या फिर द स्कूल एंड सोसाइटी। दोस्तों, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रूसो की रचना नहीं है, तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रचना है रूसो की, आपको भी मैंने बताया भी है। क्वेश्चन नंबर 177 है, फ्रॉबेल के अनुसार कौन सा खेल अनुपयोगी है? यानी कि कौन सा ऐसा खेल है जो अनुपयोगी है, जो उपयोगी नहीं है? गद्यात्मक खेल, समूह गान, एकांकी नृत्य या फिर उपहारों का प्रयोग। तो दोस्तों, फ्रॉबेल के अनुसार अभी मैंने आपको बताया कि जो शिक्षक होते हैं वो माली की तरह होते हैं, बच्चे क्या होते हैं वो फूलों की तरह होते हैं। तो माली क्या करता है, जिस तरीके से पौधों की देखभाल करता है उसी प्रकार से शिक्षक अपने बच्चों की देखभाल करता है, बच्चों को कहाँ क्या दिक्कत है वो बताता है और बच्चे समूह में कार्य करते हैं। तो गत्यात्मक खेल यानी कि जो गति प्रदान करते हैं, मतलब ऐसे खेलने कूदने वाले खेल, मतलब जिनमें बच्चे की एक्टिविटीज हो, ऐसे खेल उपयोगी होते हैं। समूह गान भी उपयोगी होता है, उपहारों का प्रयोग भी उपयोगी होता है। लेकिन जो एकांकी नृत्य होता है इसमें एक बच्चा अकेले डांस कर रहा है तो ये अनुपयोगी खेल के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें बच्चे एक साथ ढेर सारे बच्चे नहीं खेल सकते एकांकी नृत्य। तो इसमें एक बच्चा अगर अकेले कोई कुछ कर रहा है तो उसे उतना मजा नहीं आएगा जितना अपने दोस्तों के साथ कोई चीज करने में मजा आएगा। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, एकांकी नृत्य। जबकि ऑप्शन आ, ऑप्शन ब और ऑप्शन द ये तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 178 है, किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है? बच्चों का घर, बच्चों का खेल का स्थान, बाल उद्यान या फिर दुकान। किंडरगार्टन का मतलब होता है बाल उद्यान हिंदी में। ऑप्शन सा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 179 है, मॉन्टेसरी शिक्षण प्रक्रिया में बाल घर से तात्पर्य है? विद्यालय, घर, उद्यान या फिर दुकान। मॉन्टेसरी शिक्षण प्रक्रिया में बाल घर से तात्पर्य है विद्यालय का। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है, यानी कि मॉन्टेसरी ने क्या कहा था, विद्यालय को बाल घर कहा था। फ्रॉबेल ने क्या कहा था, किंडरगार्टन कहा था। ये सब आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 180 है, मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया था? प्रतिभाशाली बालक, मानसिक रूप से मंद, विकलांग बालक या फिर समस्यात्मक बालक। दोस्तों, मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से मानसिक रूप से मंद बच्चों पर और विकलांग बच्चों पर भी ध्यान दिया था। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन ब सही दिया गया है। लेकिन दोस्तों, मॉन्टेसरी ने दोनों ही बच्चों पर कार्य किया था, इसलिए मैं केवल एक आंसर को सही नहीं बता सकती। मानसिक रूप से मंद बालक और विकलांग बालक दोनों पर ही उन्होंने ध्यान दिया था। तो ऑप्शन ब और ऑप्शन सा दोनों ही राइट होंगे। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 181 है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह विचार किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का, स्वामी विवेकानंद का, अरस्तु का या फिर महात्मा गांधी का। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ये कहा है अरस्तु ने। ऑप्शन सा बिल्कुल राइट आंसर है और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 182 है, शिक्षा की प्रथम पाठशाला कहा जाता है राज्य को, परिवार को, समाज को या समुदाय को? आप सभी को पता है बच्चे की सबसे पहली पाठशाला उसका परिवार होता है। उसके घर में उसके माता पिता, उसके दादी बाबा, उसके आसपास जितने लोग होते हैं वही उसकी पाठशाला होते हैं, यानी कि वही लोग उसे सिखाते हैं। तो ऑप्शन ब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, परिवार। क्वेश्चन नंबर 183 है, माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है। किसने कहा? गांधी जी ने, कामेनियस ने, फ्रॉबेल ने या फिर मॉन्टेसरी ने? दोस्तों, ये कथन कहा है फ्रॉबेल ने। ऑप्शन सा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 184 है, बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ होता है? विद्यालय से, परिवार या घर से, समाज से या सभी से? आप सभी अभी आपने देखा है कि बालक की प्रथम पाठशाला कौन होता है? उसका परिवार होता है। तो इसी प्रकार से बालक की शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होगी? परिवार से ही प्रारंभ होगी। तो ऑप्शन ब बिल्कुल सही है, परिवार से या घर से। क्वेश्चन नंबर 185 है,
घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, किसने कहा है? पेस्टालॉजी ने, कामेनियस ने, गांधी जी ने या फिर मॉन्टेस्क्यू ने? दोस्तों ये कथन कहा है पेस्टालॉजी ने, ऑप्शन आ बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 186 है, सम्मिलित परिवार व्यवस्था के टूटने से विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, सत्य है या फिर असत्य है? दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ का मतलब विद्यालय को बच्चों को नैतिक मूल्य भी सिखाने पड़ रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें विद्यालय के ऊपर अब आ गई हैं कि विद्यालय को एक तरीके से बच्चों को विद्यालय पर ही घर का वातावरण भी टीचर्स के माध्यम से दिया जा रहा है, तो ये सभी चीजें विद्यालय पर क्या है, अतिरिक्त बोझ डाल रही हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 187 है, केवल घर में ही बालक के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, सत्य है या असत्य है? बिल्कुल ही असत्य है। अगर घर पर ही सब कुछ होता तो फिर स्कूल किस लिए बनाए गए? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 188 है, शिक्षा के साधन के रूप में घर का क्या कार्य है? बालक का भावात्मक विकास करना, बालकों को मनमानी करने की स्वतंत्रता देना, बालक को केवल अपने अनुभवों से सीखने देना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? दोस्तों बालक का भावनात्मक विकास करना या भावात्मक विकास करना ये शिक्षा के साधन के रूप में घर वालों का, परिवार वालों का कर्तव्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 189 है, परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है। यह कथन है रेमंड का, फ्रॉबेल का, बोगार्ट्स का या फिर रूसो का? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सा, बोगार्ट्स का। क्वेश्चन नंबर 190 है, अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होने चाहिए? एक अच्छे घर में या एक अच्छे परिवार में कौन कौन से गुण होने चाहिए? जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेमपूर्ण हो, जिसमें भावनात्मक संतुलन हो, जिस परिवार में लोगों की संख्या अधिक हो या फिर जिसमें बच्चों को कठोर अनुशासन में रखा जाता हो? दोस्तों जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेमपूर्ण हो सबसे अधिक अच्छा और सबसे प्रभावशाली है ऑप्शन आ। जिस घर का वातावरण सुखद होगा और प्रेमपूर्ण होगा वह घर क्या होगा, एक अच्छा घर होगा। तो अच्छे घर की ये पहचान है कि वहां का वातावरण अच्छा हो, सुखद हो और प्रेमपूर्ण, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक वहां के सदस्य रहते हो। और इसके अलावा भावनात्मक संतुलन भी जरूरी है, लेकिन दोस्तों सबसे अधिक जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन आ ही। क्वेश्चन नंबर 191 है, पारिवारिक शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं? बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, खेल द्वारा शिक्षा विधि या फिर उपयुक्त सभी? पारिवारिक शिक्षा के सिद्धांत में ये सभी आते हैं, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी आता है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बहुत जरूरी है बच्चों के साथ करना, और खेल द्वारा शिक्षा विधि, बच्चों को खेल खेल में भी बहुत सारी चीजें आप सिखा सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 192 है, विद्यालय घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है, सत्य है या फिर असत्य है? दोस्तों विद्यालय घर और बाह्य जीवन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विद्यालय में आपको टीचर्स कोशिश करते हैं कि घर का भी वातावरण दिया जाए और बाह्य जीवन में भी कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको अपने जीवन में समस्याओं का सामना करना है, कैसे आपको संघर्ष करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है, ये सभी बातें आपके टीचर्स आपको सिखाते हैं। तो इसलिए विद्यालय में ये दोनों ही चीजें आपको देखने को मिलती है, तो ऑप्शन आ बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 193 है, गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात हुए? आप सभी लोगों को पता है, इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर जी विख्यात हुए और इन्होंने गीतांजलि नामक पुस्तक की रचना की है, जिसे नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। आपको बताया मैंने शुरू में ही। क्वेश्चन नंबर 194 है, शिक्षक दिवस किस समाजशास्त्री के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि किसके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आप सभी लोगों को पता है किसके जन्म दिवस पर? डॉक्टर राधा कृष्णन के, यानी कि ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर ही 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 है, गिजू भाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? चित्तल महाराष्ट्र में, दिल्ली में, जयपुर में या फिर कानपुर में? राइट आंसर है ऑप्शन आ, चित्तल महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 196 है, गिजू भाई बधेका का जन्म कौन से सन में हुआ था? 1883, 1884, 1885 या फिर 1800 में? राइट आंसर है ऑप्शन सा, 1885 में। क्वेश्चन नंबर 197 है, गिजू भाई बधेका ने शिक्षा संबंधी कुल कितनी पुस्तकें लिखी? 13, 10, 14 या फिर 18? राइट आंसर है ऑप्शन सा, 14। क्वेश्चन नंबर 198 है, बालक को स्वयं ही ज्ञान
प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। यह कथन किसका है? हर्बर्ट का, फ्रॉबेल का, मॉन्टेसरी का या फिर कामेनियस का? दोस्तों ये कथन है मारिया मॉन्टेसरी का। ऑप्शन सा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 199 है, प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती है परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पर खराब हो जाती है। यह कथन है रूसो का, ड्यूबी का, प्लेटो का या फिर अरस्तु का? राइट आंसर है ऑप्शन अ, अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 200 है, शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है। यह कथन किसका है? लॉपियर का, गांधी जी का, रविंद्रनाथ टैगोर जी का या फिर मैकाइवर का? राइट आंसर है ऑप्शन द, मैकाइवर का। दोस्तों इस तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चन थे वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में 200 तक उतने कंप्लीट करा दिए मैंने। इसके बाद भी अभी लगभग 50 क्वेश्चन और हैं जिसे हम पांचवें पार्ट में पढ़ाएंगे। ऑलरेडी मैंने आपको पार्ट 1 में ही बता दिया था कि इसके 5 पार्ट बनने वाले हैं और हर एक पार्ट में 50-50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए, लाइक और कमेंट। इसके साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करिए और बगल में आपको एक घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंचता रहे और आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और दोस्तों आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इसी वीडियो के नीचे। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम चैनल तो आप जरूर वहां पर जुड़ जाइए क्योंकि वहां पर भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, सभी वीडियोस भी मिल जाते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए और जहां कहीं भी आपको कोई समस्या है हमसे पूछते रहिए। दोस्तों आप सभी को पता है हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। और यहाँ साइड में आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आपके सामने खुल जाएगी। आप सभी विषयों को देख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और जहां कहीं भी कोई समस्या आती भी है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पर होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग ऐसे ही मन से पढ़ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।